हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज का टॉपिक है 11th क्लास एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जैसे फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन होता है वैसे ही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल कैपिटल, उसमें हम इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स की बात करते हैं, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, उनको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, उनको इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। बट जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, जो एक स्टार्टिंग ऑफ योर एरा, जब आप बर्थ लेते हो तब से स्टार्ट हो जाता है आपका फॉर्म होना। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसे कि फिजिकल कैपिटल में हम लोग बात करें इक्विपमेंट्स की, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर स्किल्स। ठीक है, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो यही है हमारी ह्यूमन कैपिटल। इनका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में जब हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? इन जीडीपी, राइट। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह रहे हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था कि कैसे भी फंडिंग आप कर लो, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कर लो, आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर कर लो, आप पब्लिकली फंड कर दो एजुकेशन में, प्राइवेट, उससे मतलब नहीं है। वो जो है वो आपको फ्रूट्स नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि आपको इन सारे फंड से अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल रही हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, जब भी हम कहते हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं किसी को, हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में हमें क्या है, थोड़े टाइम पीरियड के बाद रिटर्न्स मिलते हैं। वैसे ही एजुकेशन है जिसमें हमें थोड़े टाइम पीरियड के बाद रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो उसी की वजह से एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग कितनी भी कर लो, आपके जो रिटर्न्स हैं वो लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, क्योंकि हमने एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बोला है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आपकी मासेस, आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, इसके साथ साथ हेल्थ कंसर्न्स उनको कम होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? अपने वर्क में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और उसकी वजह से वो कहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? इन दी नेशनल जीडीपी। और नेशनल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट, उतनी ही ज़्यादा जीडीपी में इंक्रीज होना, कंपटीशन रखना। तो यही है हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हम एजुकेशन एंड थोड़ा सा हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि हमारी मैनकाइंड कैसे इवॉल्व हुई है। हम लोग एंशियंट टाइम से बात करें, जहाँ पे हमें फायर के बारे में पता चला, वहाँ पे हमें मेहरगढ़ में जो है राइस कल्टीवेशन के बारे में पता चला। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चल रही थी? हम लोगों ने अपनी नॉलेज लगाई, हम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, क्योंकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। बिकॉज एनिमल्स क्या है? एनिमल्स आर नॉट थिंकिंग, वो सोच नहीं रहे हैं, वो नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन्स और एनिमल्स में यही डिफरेंस है, दैट वी हैव नॉलेज, वी हैव द कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही है कि मैनकाइंड का इवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रॉम एंशियंट टाइम, जहाँ पे हम फायर का यूज़ कर रहे थे, और आज आप देख लीजिए मॉडर्न टाइम में जहाँ पे हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द गैप जो आपकी नॉलेज ने फुलफिल किया है, और उसकी वजह से हमारा इवोल्यूशन हो पाया। पहले हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे और आज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमें पता है कि ह्यूमन काइंड का या मैन की कैपेसिटी क्या है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो उसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी एंड सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? उसके पास नॉलेज का होना। द ह्यूमन बीइंग कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट द नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट एनी स्पेशल डिफरेंसेस। मतलब स्पेशल डिफरेंसेस हो, स्पेस का डिफरेंस हो, टाइम का स्पेशल डिफरेंस हो, सब में आप क्या कर सकते हो? नॉलेज को ट्रांसफर एंड स्टोर कर सकते हो। यही सबसे बड़ी जो है वो खासियत है ह्यूमन बीइंग की। तो आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हो नॉलेज को? यू आर ट्रांसफरिंग द नॉलेज थ्रू कन्वर्सेशन। आप बातें कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, इससे आपकी नॉलेज जो है वो एक्सचेंज हो रही है। इसके बाद सॉन्ग्स हैं, लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हो? ड्रिवन कर रहे हो और आगे पहुंचा रहे हो। जनरेशन से जनरेशन आप देख सकते हो, आपकी फैमिली है, फैमिली के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपको चीज़ें देते हैं, बताते हैं कि ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ऐसा होता था। वो क्या कर रहे हैं? दे आर ट्रांसमिटिंग देयर नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यही क्या है? यही आपकी नॉलेज ट्रांसमिशन है। नाउ अगर हम बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको नॉलेज मिल गई, आपके पास ज्ञान है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस ज्ञान को यूज़ करो, उस नॉलेज को यूज़ करो। लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ जाती है? ट्रेनिंग एंड स्किल्स में। इस वजह से हम लोग जो है स्किल प्रोवाइड करते हैं। जॉब में ट्रेनिंग्स होती हैं, सबसे पहले 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होंगी, उसके बाद आपको जो है वो रखा जाएगा एज अ फुल टाइम पर्सन। तो वो क्या है? वो ट्रेनिंग एंड स्किल्स का पार्ट है। ये दोनों होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके और चीज़ें इससे क्या होती है, एफिशिएंटली होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेंड पर्सन नहीं, यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, इस वजह से जो कंपनीज हैं वो दे हायर द फ्रेशर्स एट द लो अमाउंट, क्योंकि वो उसको क्या कर रही हैं, वो स्किल दे रही हैं, वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर हो और वहाँ पर आप काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो फिर वो एफिशिएंट वर्क होगा कि नहीं, नहीं होगा। आपको अगर एक्सपीरियंसड हो, आपको 2 साल के बारे में पता है कि भाई ऐसे काम होता है, तो 2 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे काम करना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपके सीनियर्स को, तो वहाँ पे जो काम है वो कैसा होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है। नाउ अब अगर हमें पता है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन क्या होता है, जो भी एजुकेटेड पर्सन है उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम किस में, बुक्स में, अपनी नॉलेज गेन करने में, स्किल में, ट्रेनिंग में, इसमें बिताई है, जिसकी वजह से उसको क्या मिल गया है, एक पुशअप मिल गया है, क्या कि आपके जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसके कंपैरिजन में आपके जो मतलब जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास क्या होंगी, लेबर होगी। मतलब उसकी लेबर का इंपॉर्टेंस जो है वो अनएडुकेटेड लेबर से ज़्यादा होगा। जो एक आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होते हैं, क्या उनकी जो पैसे आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, और एक आप इंजीनियर समझ लीजिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लेबर ऑफ टू। काम दोनों कर रहे हैं, मेहनत जो है वो अनएडुकेटेड वाला कर रहा है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपकी जो लेबर है वो किसकी इंपॉर्टेंट है, एजुकेटेड वाली की इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा पैसा आएगा, उसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं ज़्यादा, तो एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो आपकी लेबर इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये लेबर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपका कंट्रीब्यूशन कम है इकोनॉमी, आप अपने घर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। द थिंग इज दिस, नाउ यही यहाँ पे लिखा है कि एजुकेटेड पर्सन की जो लेबर होती है वो ज़्यादा होती है अनएजुकेटेड पर्सन से, ठीक है। नाउ एजुकेशन जो है वो सिर्फ हम लोगों को क्या अर्निंग ही प्रोवाइड नहीं कर रही है, पैसा प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसके साथ साथ वो क्या प्रोवाइड कर रही है, कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रही है, कि भाई ये तो आपके कुछ अर्निंग है, इसके साथ साथ हम आपको क्या दे रहे हैं, बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। क्या एजुकेशन बेनिफिट देती है, आप ना किसी भी जगह पर खड़े हो जाइए और एक आप एजुकेटेड पर्सन, आपको नॉलेज है, आप जहाँ पे भी खड़े होंगे ना आपकी बात लोग सुनेंगे, एक सोशल स्टैंडिंग आपको सोसाइटी में देखने के लिए मिल जाएगी, राइट, प्राइड देखने के लिए मिल जाएगा, आपको अपने ऊपर ही खुद प्राउड होगा, यार मेरे पास इतनी नॉलेज एग्जिस्ट करती है। नाउ इससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस कर पाएंगे। अमर्त्य सेन जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने यही बोला था कि भाई चॉइसेस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको किसी भी लोगों को डेवलपमेंट देखना है तो वो उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किसी चीज़ को डिसाइड करने की और उनके पास कितनी चॉइसेस हैं और उससे वो कितना डिसाइड कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा जो है क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट को मेजर करने का, राइट। तो यही बोला गया कि आपको बेटर चॉइसेस मिलेंगी, आपको सोशल स्टैंडिंग में अपना अच्छा कर्तव्य मिलेगा, आपको फैमिली के अंदर एक रेपुटेशन मिलेगी। तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा प्रोवाइड नहीं कर रही, एक सोशल स्टेटस प्रोवाइड कर रही है, एक इकोनॉमिक स्टेटस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पता है एजुकेशन से आप क्या सीख सकते हो, एजुकेशन आपको ये सिखाएगी कि कैसे सोसाइटी जो है वो वन फेज से कैसे दूसरे फेज में चेंज हो रही है। आपको समझ में आएगा कि आज जो जनरेशन है जेन ज़ी, व्हाई दे आर परफॉर्मिंग लाइक दिस, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड कॉजेज बिहाइंड दैट बिहेवियर जो वो शो कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो आपकी दिमाग लगाने की, कि भाई आपके पास नॉलेज है, आपने ये पता किया कि एक सोसाइटी में ये हो रहा था, अब की सोसाइटी में ये हो रहा है, आप वो चेंजेस देख रहे हो, उनको समझ रहे हो, तो वो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो क्योंकि यू हैव अ नॉलेज, यू हैव एन एजुकेशन इन योर माइंड, राइट। इसके बाद अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है ना, वो 2 चीज़ें और करेगा, एक तो इनोवेशन में हेल्प करेगा और एक इन्वेंशन में हेल्प करेगा। कैसे, कोई चीज़ को खोजने में हेल्प कर देगा कि भाई ये मुझे नया कुछ मिल गया, और इनोवेशन की कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसमें कुछ कॉजेस थे, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको और अच्छा कर रहा। तो एजुकेटेड पर्सन जो है वो इन दोनों चीज़ों में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पर्सन कैसे आएगी, अगर मैं बात करूँ एजुकेटेड पर्सन कैसे अवेलेबल, स्किल्स दो उनको, ट्रेनिंग दो, जॉब पे ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब एक एजुकेटेड पर्सन आता है, ठीक है, तो जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो वो उसको जल्दी अडेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन है, उसने स्किल सीखी हुई है, ट्रेनिंग है, वो उस टाइम गुजरा हुआ है उससे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे अच्छा जो एग्जांपल आता है मुझे जो दिखता है वो कोविड-19 का दिखता है, क्योंकि वहाँ पर जब टीचर्स थे तो वो क्या कर रहे थे, वो सिंपली अपना पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, कि टीच कर रहे थे कि भाई ऐसा होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं चीज़ें। बट वॉट अबाउट द वाइट बोर्ड्स, जब वाइट बोर्ड्स आए, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुई, टेक्निकल बोर्ड्स आए, तो
उस टाइम पर क्या हुआ, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं, वो इसका एग्जाम्पल दिखती है कि कैसे एक एजुकेटेड पर्सन तो ईजिली जो है उसके साथ अडेप्ट कर गया, लेकिन जो ओल्ड पीपल थे, जो उस चीज़ से थोड़े से फैमिलियर नहीं थे, वो उस चीज़ से क्या अडेप्ट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो ना। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर हमें डेवलपमेंट प्रोसेस करनी है, आपको एजुकेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आप इंक्रीज़ करोगे भाई, आपको स्किल्स देनी पड़ेंगी। आपके स्कूल्स में थोड़ा सा प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है तो वो अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, आपके डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं और उसमें एजुकेशन का हेल्प है। तो यहीं से आपको समझ में आता है कि एजुकेशन इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी, आपने उनको हेल्थ कंसर्न से बचाया। कोई भी हॉस्पिटल आपके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उनकी हेल्थ अच्छी है। तो आप क्या है, आप एक नर्स हो, आप एक टीचर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो और उसकी वजह से आप और ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हो। आप एक टीचर हो, आप ने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया वो इंजीनियर बन गए, आपकी वजह से बने ना, क्योंकि आपने उनको इस तरीके से पढ़ाया, राइट। तो वो क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है कि आपने उनको बनाया है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली होती क्या है? जैसे कि हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपके टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, उसमें भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल कैपिटल। यहीं पर आपके ह्यूमन कैपिटल की बात आती है, जिसमें आपके ऐसे ह्यूमंस हैं जो एडुकेटेड हैं, जो हेल्थ से हेल्दी हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट है, तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गई। तो वही यहाँ पर हम बात करें, जिस तरीके से हम फिजिकल रिसोर्सेज को फिजिकल कैपिटल में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लैंड पड़ी हुई है, आपने उसको किराए पे दे दिया किसी फैक्ट्री को, वो उसको यूज़ कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। तो वो क्या है, आपने उसको फिजिकल रिसोर्स को फिजिकल कैपिटल के अंदर चेंज कर दिया। इसी तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को किस में चेंज कर देते हैं, ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर देते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक टीचर है, वो और इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रही है और डॉक्टर्स बना रही है, तो वो क्या है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स थी टीचर, लेकिन उसने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल जनरेट किया, आपके डॉक्टर्स जो है वो जनरेट किए, उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया कि डॉक्टर बन गए बच्चे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी कहती है कि भाई हमारे पास इतनी ह्यूमन कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करती है ना। सोसाइटी जैसे इंडिया की बात करें, हमारे पास इतनी ह्यूमन कैपिटल नहीं है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, वो हमारे पास इतने नहीं है, ना ही हमारे पास इतने ट्रेंड पीपल हैं जो उस चीज़ों को कर सकें, ठीक है, हम उनको फिजिकल जैसे ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर सकें, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है, जैसे कि आपके प्रोफेसर्स हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो ट्रेंड हैं और अगर वो अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो ऑब्वियसली जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो और अच्छे से काम करेंगे, उनकी और ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगी। तो वो यहीं पर यही बोला जा रहा है कि आप एक ह्यूमन कैपिटल हो, आपने और ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है। अगर आप अच्छे से काम करोगे, आप अच्छे से ह्यूमन कैपिटल का फंक्शंस निभाओगे, तो और ह्यूमन कैपिटल अच्छे बनेंगे, अच्छे फॉर्मेशंस होंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रही है ना। तो जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोर ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम समझते हैं, जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करूं कि ये ह्यूमन कैपिटल है वो आ कहाँ से रही है, ये आ रही है एजुकेशन से, ये आ रही है हेल्दी रहने से, ठीक है। अगर आप हेल्दी हो, आप एजुकेटेड हो, ह्यूमन का मतलब तो हम लोग, कैपिटल का मतलब क्या कि भाई इन्वॉल्वमेंट इन द जीडीपी, तो वो कहाँ से आएगा, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे ज़्यादा होगा, आप एजुकेटेड होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी करेंगे। तो वही ह्यूमन कैपिटल है, कैसे, एजुकेशन एंड हेल्दी रहकर। नाउ इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी रिसेंटली बताया कि अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी, एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, ट्रेंड होगी और हेल्दी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा क्या करेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ ह्यूमन कैपिटल को ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है? मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि अगर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हो रहा है और उससे हमने ये कह दिया कि हम मैन का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे, तो क्या वो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ये पूछा गया ना। गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल वहीं पर आना चाहिए जहाँ पर प्राइवेट काम नहीं कर पा रही है। स्कूल्स का फॉर्मेशन प्राइवेट भी कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट और वो कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे, और वो नहीं है एबल एजुकेशन लेने में, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने में, हेल्दी रहने में। तो उनके लिए क्या है, फ्री क्या देनी चाहिए, हॉस्पिटल सर्विसेज देनी चाहिए, उनको एजुकेशन जो है वो फ्री देनी चाहिए। इसी के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो है प्रोविजंस रखे गए, ठीक है।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया, राइट। नाउ अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मैंने बताया शुरू में ही कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना, है ना। तो इन्वेस्टमेंट करना है किसमें, एजुकेशन में। तो ये क्या है, सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। तो और भी सोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आप हेल्थ में क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, आप जॉब ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जॉब पर जो बंदा काम कर रहा है वो और अच्छे से काम करेगा। देन माइग्रेशन में इन्वेस्टमेंट करो। अगर मैं हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो आप जितना ज़्यादा हेल्दी रहोगे उतना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करोगे जीडीपी में। और अगर मैं जॉब ट्रेनिंग की बात करूँ, अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड हो तो आप और अच्छा काम करोगे। अगर आप माइग्रेशन की बात करें कि रूरल से अर्बन में क्यों माइग्रेट करते हैं लोग, क्यों आते हैं लोग, क्यों, वो इसीलिए आते हैं ताकि उनको जॉब्स मिल सके। अगर हम लोग वहाँ से अर्बन एरिया में माइग्रेट करके आ रहे हैं और उनको हमने थोड़े से इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दिए तो वो भी अच्छे से काम कर सकेंगे, उनका भी कंट्रीब्यूशन ह्यूमन कैपिटल में होगा। देन इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं पता ना कि जिस जॉब में आप जा रहे हो उसकी सैलरी क्या, आपको पता ही नहीं है कि ये बंदे सैलरी कितनी देते हैं। आपको एक एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ती है, आपको एक प्रोसीजर लगाना पड़ता है कि भाई इतना चाहिए, तो आपको पता ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होती है। नाउ अब मैं पूछ रही हूँ कि पेरेंट्स जो है वो एजुकेशन में स्पेंड क्यों करते हैं। उनको पता है क्योंकि अगर हमने एजुकेशन में स्पेंड किया, देयर इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब से आप बर्थ हुआ है, जब से आपका बर्थ हुआ है, प्राइमरी में जाओगे, फिर सेकेंडरी में जाओगे, यू विल इन द कॉलेज, उसके बाद डिग्रीज लोगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है किसका, पेरेंट्स की, कि ये बच्चा जो है वो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा हमारे घर के अंदर, ठीक है। तो उसी के लिए तो एजुकेशन में जो आप खर्चा कर रहे हो वो मतलब क्या है, जिस तरीके से आप एक मशीन में खर्चा करते हो, कैपिटल गुड्स में खर्चा करते हो अपनी इंडस्ट्री में, कि भाई हमने एक मशीन थी, इसमें हमने खर्चा किया है, इसको अच्छा बनाया है, ये अब हमें 3-4 साल आराम से चल जाएगी और प्रोडक्शन देगी गुड्स एंड सर्विसेज का। उसी तरीके से अगर हम बच्चे के अंदर एजुकेशन का स्पेंडिंग करेंगे तो वो भी इसी तरीके से हमें आगे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। उसीलिए जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ हमें ये भी पता है कि कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई फ्यूचर प्रॉफिट हो, तो उसी के लिए फ्यूचर रिटर्न्स हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि आपकी एफडी होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, है ना। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, ये एक ही जैसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, लिंक कर रही है, शो कर रही है कि हाँ आप सब एक जैसे, जैसे कि लॉन्ग टर्म, हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म के बाद ही आपको राइपन ऑफ फ्रूट्स मिलेंगे। नाउ लाइकवाइज इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, ऐसे ही वो हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हेल्दी रहोगे तो फैमिली ठीक रहेगी, आपकी किसी को भी टेंशन नहीं होगी कि हेल्थ ऐसी हो रही है या वैसे कोई टेंशन, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं होंगी, है ना। तो हेल्थ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है डेवलपमेंट के लिए किसी भी नेशन के, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं क्वेश्चन अगर करूँ कि कोई भी बंदा जो ज़्यादा हेल्दी है वो अच्छा काम करेगा या जो अनहेल्दी है वो अच्छा काम करेगा, तो हेल्दी वाला पर्सन जो है वो अच्छा काम करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन, कौन अच्छा काम करेगा, ऑब्वियसली वो हेल्दी वाला जो पर्सन है वो क्या रहेगा, वो टेंशन फ्री रहेगा, वो माइंड को जो है वो अच्छे से काम रखेगा, है ना। और टाइमली वो काम करेगा, जो भी आपका 9 to 5 है, जो भी उसका काम रहता है वो, है ना। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करेगा किसके अंदर, इन नेशनल इनकम। अब फॉर एग्जाम्पल एक महीने में, 1 मंथ में आप 20 दिन काम करते हो और 10 दिन जो है वो आप बीमार रहते हो, तो 10 डेज की आपकी जो वेजेस हैं वो क्या हो गई, कट हो गई। अगर 10 डेज की वेजेस कट हो गई, आप 20 डेज का ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हो मंथ में, 10 डेज का ना आप घर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि भाई यहाँ पर सिक लेबर जो है वो, उसको ना एक्सेस होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कोई भी अगर लेबर है उसके पास एक्सेस ही नहीं होगा मेडिकल फैसिलिटी का, बिकॉज ही इज़ और शी इज़ जस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो उनके पास इतनी एक्सेस नहीं होती है। तो इनको हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, फ्री कैंप्स जो होते हैं आपके गवर्नमेंट कैंप्स होते हैं वो, इसके साथ साथ कुछ हॉस्पिटल सर्विसेज होती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है वो एक कार्ड बन रहा है, दैट इज़ आयुष्मान कार्ड, ठीक है, जो हेल्थ के लिए। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने किया है कि उनको फ्री सर्विसेज इन हेल्थ सेक्टर, 5 लाख तक आपको जो है वो हेल्थ सर्विसेज का वो मिल जाएगा, इंश्योरेंस वगैरह। तो ये सारी जो है वो आयुष्मान की तरफ से है। तो ये गवर्नमेंट ने हेल्प करी है। तो इन लोगों को हमें हेल्प करने के लिए इन द हेल्दी सेक्टर हमें ये करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ मेडिसिन। अगर हम बात करें, एक होती है प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि आने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, पहले से आप मेडिसिन दे रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव। और एक होती है क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई अब हो चुका है, आपको जो होना था, अब आप क्या करोगे, उसको सही करोगे। तो सही करने के लिए आपको क्या करना है, अब मेडिसिन देनी है। तो इसको हम प्रिवेंटिव और इसको हम क्यूरेटिव मेडिसिन बोलते हैं ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका वैक्सीन, ठीक है। जैसे कि आपका एक सबसे अच्छा मिशन चल रहा है, दैट इज इंद्रधनुष,
एक पोलियो वैक्सीन चलती थी, ठीक है, अब तो पोलियो जो है वो इरेडिकेट हो रहा है इंडिया से, है ना, एलिमिनेट हो गया है, इरेडिकेट नहीं हुआ है, ठीक है, पोलियो, ठीक है। तो ये है, ये स्कीम्स चल रही हैं आपकी प्रिवेंटिव में। क्यूरेटिव में क्या होता है भाई, क्यूरेटिव में क्या होता है, क्यूरेटिव में यहाँ पे पोलियो की जो ड्रॉप्स होती हैं वो पिलाई जाती हैं यहाँ पे, आपके जो वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स वगैरह, वो हेल्प करते हैं। क्यूरेटिव मेडिसिन में क्या है कि आपका जो हो गया है उसके बाद मेडिसिन दी जा रही है, जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो गया है ना, आपको बर्निंग सेंसेशन हो गया है, ठीक है, आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो यहाँ पर आपको जो मेडिसिन दी जाएंगी दैट विल बी द क्यूरेटिव मेडिसिन। तो ये टाइप की मेडिसिन हो गई। आपको इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, ये कुछ हेल्थ एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट को किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे हम सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर सकें, वाटर फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर सकें। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, ये चीज़ें होना हेल्थ एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज होता है तो उससे सीधा आपका हेल्दी लेबर फोर्स होता है और उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एंट्री हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, अब हमने पढ़ा कि हेल्थ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जॉब ट्रेनिंग से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं जॉब पे ट्रेनिंग हो रही है, इससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि जो आपकी फर्म्स हैं वो वर्कर से ये कहेंगी कि आपका ये स्किल्ड पर्सन है और ये जो है वो अनस्किल्ड है। स्किल्ड पर्सन जो है वो स्किल्ड पर्सन को, अनस्किल्ड पर्सन को क्या है, अपनी ट्रेनिंग देगा कि ऐसे करते हैं काम, ऐसे करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो वर्कर्स है ना उसको ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में भी दिया जाता है। तो दो टाइप की ट्रेनिंग आपको दी जाती है और दोनों ही केस में जो है वो खर्चा होता है। और इस पर खर्चा कौन करता है, फर्म्स। क्या पागल हैं फर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमारे ऊपर खर्चा करेंगी? उन्हें पता है कि अगर हमको ट्रेन कर दिया जाएगा तो उसके बाद उन्हीं का फायदा है, उनके काम में जो है वो जल्दी होगा, देरी नहीं लगेगी। इसी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको इंसिस्ट किया जाता है कि आप जो है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ वीक्स के लिए क्या करो, जॉब ऑन ट्रेनिंग पर जाओ, जिस टाइम पर आपके जो बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलते हैं, आपकी इंडस्ट्री को ही मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही मिलते हैं, कंपनीज को ही मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ट्रेनिंग करके आएंगे, ये सारा काम करके आएंगे, स्किल लेकर आएंगे, 6 महीने बाद जब हमारे यहाँ काम करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे काम। ये नहीं कि वो सीनियर से बार बार पूछने जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर बात हो रही है। नाउ एक्सपेंडिचर जो जॉब ट्रेनिंग पे किया जा रहा है, इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग दे रहे हो, आप स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर गिविंग देम द नॉलेज कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसका रिटर्न आपको कब देगी कंपनी ये सोचेगी मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 6 महीने बाद मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 6 महीने बाद ये पर्सन स्किल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब ऑन द ट्रेनिंग। उसी से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल। थर्ड क्या हो गया, जॉब ट्रेनिंग, जिससे आपका ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद है माइग्रेशन। आपको पता है कि लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो रूरल से अर्बन एरिया इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई जॉब्स मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इसलिए रूरल से अर्बन एरिया जो है लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अगर फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स जो है वो मैरिज की वजह से ज़्यादा माइग्रेट करती हैं। तो जो माइग्रेशन है, अगर इसको भी हम थोड़ा सा हेल्प कर दें, तो अगर इसको भी इन्हांस कर दें तो लोग जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैसे कि जो लोग हैं वो जॉब्स लेने के लिए कहाँ पर आते हैं, अर्बन एरियाज़ में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर सैलरी कम होती है। आप खुद देख लीजिए, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर अगर आप जॉब देखोगे तो वहाँ पर आपको नेटिव प्लेस होने की वजह से सैलरी कम मिलेगी। आप दूसरी जगह पर जाओ जहाँ पर वहाँ पर बूम रहता है, लाइक दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ की कंपनीज आपको ठीक सैलरी देती है। तो ये है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि जब रूरल से अर्बन एरिया में आते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं अर्बन एरियाज में, दे आर इन द सर्च ऑफ द जॉब्स, ठीक है। ये जो लोग होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं, ये दूसरे देशों में माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया वगैरह हो गया, है ना, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, वहाँ पर माइग्रेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर क्या है, हायर सैलरीज उनको मिल रही हैं उन कंट्रीज़ में। तो माइग्रेशन अगर हम दोनों ही केसेस में देखें, पहले तो लेबर के केसेस में देखते हैं और दूसरा जो है वो डॉक्टर के केसेस में, इंजीनियर्स के केसेस में देखते हैं, दोनों में ही आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। जितना ज़्यादा है ना, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने का खर्चा होता है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह से दूसरी जगह गए, आपको रूम्स लेने पड़ते हैं, पीजीज लेने पड़ते हैं, तो ये है। इसके बाद जब दूसरी प्लेस पे जाते हो तो आपको मेंटल प्रेशर भी फील होता है, तो उसके लिए भी आपको दिक्कतें होती हैं।
है ना, तो साइक कॉस्ट भी आती है ना, तो ये तीनों कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर हम इन तीनों में हेल्प कर दें, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मेंटेन कर दें, आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर दें, और साइकिक कॉस्ट जो है वो मेंटेन कर दें। आज आप देखोगे कि जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर मेंटल पीस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ पर साइकिक कॉस्ट बहुत बेकार होती है। तो वहीं की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को हम सुधार दें तो फिर क्या होगा, आपका जो सेटअप है वो अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है वो अच्छा हो जाएगा। तो माइग्रेशन में अगर हम हेल्प कर दें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे हेल्प कर रहे हैं, आपका मेंटल पीस प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है वो कम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से वो जो बंदा है वो अर्निंग में क्या कर पाएगा, सेविंग कर पाएगा, और खुद को ज़्यादा क्या कर पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और उससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल होगा। नाउ अब लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में भी खर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन, आपको पता ही नहीं है कि आपको जहाँ पे आप जॉब लेने जा रहे हो वहाँ की सैलरी कितनी है, उसके लिए आप क्या है खर्चा कर रहे हो। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब लेने के लिए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि सही टाइप का एम्प्लॉयमेंट मेरे लिए क्या है और कितनी कॉस्ट उसकी एग्जिस्ट करती है। उसमें आप डिसीजंस लेने हैं आपको कि मुझे यहाँ पर काम करना है कि नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट अपने ऊपर लेती हैं। तो उन कॉस्ट को भी हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर हम उन कॉस्ट को मेंटेन करेंगे तो दैट विल क्रिएट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी ह्यूमन कैपिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इन सब 5 चीज़ों से सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन से कैसे कि भाई आपके जो बंदा है वो नॉलेजेबल है तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा अपनी, उससे इनोवेशन होगा, आपका इन्वेंशंस होंगे। हेल्थ की बात करें तो वो बहुत टाइम तक जो है वो सही बना रहेगा। देन आपकी जॉब फॉर ट्रेनिंग, तो आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। इसके बाद आपका जो माइग्रेशन है उसमें हेल्प करोगे तो जो लोग हैं वो ज़्यादा अर्निंग दे पाएंगे, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके बाद जब हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, यू आर स्पेंडिंग ऑन सम इन्फॉर्मेशन कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो उसके लिए भी आपका जो चीज़ें हैं वो ठीक है। नाउ हम आते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो इस फिजिकल कैपिटल का ही फाउंडेशन, मतलब फिजिकल कैपिटल है उसका वो बेस है, और आपके इसी से क्या है, ह्यूमन कैपिटल है ना। तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, वो हैं। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई वही पढ़ेंगे कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में फ़र्क क्या है, और ये एक दूसरे से क्या कह रही हैं, मतलब क्या डिफरेंशिएशन रख रही हैं, क्या है इनके अंदर, वो सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ दोनों ही कैपिटल फॉर्मेशंस में आपके इन्वेस्टमेंट्स लग रहे हैं। आप जब फिजिकल कैपिटल की बात करो तो आप इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उन्हें बना रहे हो, और कैपिटल फॉर्मेशन में आप क्या कर रहे हो, आप एजुकेशन, हेल्थ, जॉब ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन एंड माइग्रेशन में हेल्प कर रहे हो। तो दोनों में ही क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि ये सिमिलैरिटी के भाई दोनों में क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट लग रहा है। इसके बाद जो भी डिसीजंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगे वो कौन लेगा, कौन लेगा, इसके लिए कौन लेगा, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए द ओनर विल टेक द डिसीजन। इसके लिए कौन डिसीजन लेगा, ओनर डिसीजन लेगा कि हमें अपनी कंपनी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इक्विपमेंट सही करने हैं, डेप्रिसिएशन करना है, क्या नहीं करना। तो ओनरशिप जो है, रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, कितने हमें पैसे खर्च करने हैं, कौन सी मशीन्स लानी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से एरिया में करना है, वो सब उनके ओनर करेंगे। बट जब हम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल बात करते हैं, तो जैसे फिजिकल कैपिटल, उसमें जो इन्वेस्टमेंट तो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस होती है। वहीं अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, अगर कहीं पे हम हैं डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है, जब वो 10th के बाद आता है तो उसको पता ही नहीं है कि बायोलॉजी से मेरा फ्यूचर बनेगा या मुझे मैथ्स लेकर फ्यूचर बनेगा। बस उसका एक इंटरेस्ट होता है कि मैथ अच्छी है, बायो अच्छी है। आपको पता ही नहीं होता कि आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब कैसे अच्छे से, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने बायोलॉजी ली, क्या पता वो 10th में मैथ्स ले लेता तो अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रहा होता, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो पीयर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सोसाइटी है, ये क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म करने में, उनमें इन्वेस्टमेंट्स डालने में, टर्शियरी लेबर। आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो आपके प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन पर होते हैं। अगर मैं कॉलेज के लेवल पर बात करूँ या टर्शियरी लेवल पर बात करूँ तो इंडिया में जो खर्चा है वो इस एजुकेशन पर बहुत कम होता है, कॉलेज एंड टर्शियरी लेवल ऑफ एजुकेशन पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें खर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस लेवल पर आ चुके हैं इंडिया, जहाँ पे हमारे यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है ना, हमारे यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन भी बढ़ गई। अब हमें फोकस कहाँ देने की ज़रूरत है, टर्शियरी के वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप पर कैपिटा टर्शियरी पर्सन की बात करो, सपोज अगर यहाँ पर प्राइमरी में 100 बच्चे एग्जिस्ट करते हैं तो टर्शियरी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20 बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम खर्चा कर रहे हैं 100 रुपये का, तो एक बच्चे को जो है, एक स्टूडेंट को 1 रुपया मिल रहा है
यहाँ पे भी हम 100 रुपये खर्च करें अगर, तो एक बच्चे को 5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है डिफरेंस। यहाँ पर बच्चा जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे पर बच्चे को 1 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे 5 रुपए खर्च हो रहे हैं हर बच्चे पे। तो टर्शरी वाले पे खर्च अच्छा हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स का बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट 100 बच्चे ही कर दें टर्शरी में, तो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कम है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब हायर लेवल पर जाते हैं तो हम मास्टर्स है, इसके बाद PhD है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में ना जो आपकी पॉपुलेशन होती है ना वो कटती जाती है, आपके जो यंगस्टर्स होते हैं, यूथ होता है, वो आपके जो छोटा लेवल है ना वहीं पर रुक जाता है एंड दे स्टार्ट द जॉब्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा करने की जरूरत है इंडिया को। नाउ जब हम फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल कैपिटल को जिसने बनाया है उसका वहां पर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है जहां पर वो काम कर रही है। कोई भी कंपनी ए है, उसने जो है वो एक मशीन बनाई थी, मशीन 1, ठीक है, और वो जो है वो किसी कंपनी के यहाँ काम कर रही है वो मशीन। तो इस बंदे ने इस मशीन को बनाया, क्या उस मशीन के काम करने के लिए इस बंदे का अवेलेबल होना ज़रूरी है? वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें उस बस को चलाने के लिए, एक बस है या उस मशीन है, उस मशीन को चलाने के लिए मेरे को ये मशीन रन करानी है, और वो जो है वो एक स्किल्ड पर्सन ही रन कर सकता है। तो वहाँ पर इसको रन कराने के लिए एक लेबर चाहिए, और लेबर का वहाँ होना मतलब कि ये ह्यूमन कैपिटल है ऑब्वियसली, तो वहां पर इंसान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। तो फिजिकल कैपिटल में उसके ओनर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में उस ह्यूमन का होना जरूरी है। ये आपका दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब आप दिख सकते हो उसको कि भाई अच्छा ये ऐसी दिख रही है, इसके साथ साथ आप उसको बेच भी सकते हो, उसकी एक वैल्यू लगा सकते हो कि भाई 10 साल बाद ये इतने की बिकेगी। इसके साथ साथ उसमें डिप्रिसिएशन भी होता है। देयर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन देम फिजिकल एंड ह्यूमन अबाउट द डेप्रिसिएशन, राइट। तो फिजिकल कैपिटल की हम बात करें तो वो टेंजिबल है, हमें दिख रही है वो। लेकिन जब हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, दैट इज इनटेंजिबल, आप उसको सोल्ड आउट नहीं कर सकते, आप उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। हाँ, हम सर्विस सेक्टर में रहकर अपनी वैल्यू, लेबर की वैल्यू लगाते हैं, लेकिन हम सोल्ड आउट नहीं हो सकते। लेकिन आपकी जो फिजिकल कैपिटल है दैट कैन बी टेंजिबल, दैट कैन बी सोल्ड आउट, यही यहाँ पर बात की जा रही है। ह्यूमन कैपिटल को हम सोल्ड आउट मार्केट में नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपनी लेबर को, अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं, यही चीज़ है। नाउ अगर हम बात करें मोबिलिटी के बेसिस पे, अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की और फिजिकल कैपिटल की बात कर रही हूँ, फिजिकल कैपिटल जो है वो मोबिलाइज हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन जो हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। हम लोग BPO सर्विसेज क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी कंट्री से कुछ लोग वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकते। आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्यों है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटी, देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इस वजह से। नाउ दोनों ही कैपिटल जो है वो डेप्रिसिएट भी होती है, ये भी कम होती है, ये भी कम होती है। फिजिकल कैपिटल कैसे कम हो रही है कि भाई उसको ज़्यादा यूज़ किया आपने तो मशीन्स खराब हो गई, उसका कुछ खर्चा ज़्यादा आ गया। वहीं ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल में एजिंग हो गई किसी बंदे की, वो उसकी डेथ हो गई, तो वो ह्यूमन कैपिटल वहाँ पर ख़त्म हो गई। तो दोनों ही जो है वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही हैं। नाउ जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बेनिफिट्स की, वो ह्यूमन कैपिटल से फिजिकल कैपिटल के अलग है। मतलब कि जो फिजिकल ह्यूमन कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर को बेनिफिट नहीं देता, इसके साथ साथ सोसाइटी को बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है या एक स्टूडेंट है जो इंजीनियर बन चुका है, डॉक्टर बन चुका है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओनर को हेल्प नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके फादर ने उसको पढ़ाया है या किसी टीचर ने उसको पढ़ाया है तो वो उस टीचर की हेल्प नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ सोसाइटी में भी इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। लेकिन फिजिकल कैपिटल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यही यहाँ पर ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिला। पहला डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा, देयर वाज अ फर्स्ट डिफरेंस कि भाई पहले तो डेप्रिसिएशन ही हमें पता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम बात कर दें मूवमेंट का, वो मूवमेंट हो सकती है, वो नहीं हो सकती है। थर्ड की अगर हम बात करें उसके ओनर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसका ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, दोनों में इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट ह्यूमन में ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कैपिटल में, फिजिकल में थोड़े कम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, देयर इज अ लिंकेज बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल इनकम में कौन कंट्रीब्यूट करता है। एक वर्कर एक फैक्ट्री में कौन कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है वो काम कर रहा है किस कंपनी में, तो इनमें से कौन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो हमें पता है कि लेबर स्किल किसी भी एजुकेटेड पर्सन की वो ज़्यादा होती है अनएजुकेटेड पर्सन से। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई लेबर है,
और यहाँ पर कोई एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ पर उसकी जो लेबर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी देन दैट अनएजुकेटेड पर्सन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना किसमें, नेशनल इनकम के अंदर किसी भी कंट्री के। मैंने बताया व्हाट इज इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेटेड पर्सन का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अनएजुकेटेड पर्सन, क्योंकि वो अनएजुकेटेड पर्सन जो है उसके पास नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग की कमी है। नाउ एक हेल्दी पर्सन, ये तो एजुकेशन की बात हो गई, एक हेल्दी पर्सन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देता है। अगर वो हेल्दी रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक कंट्रीब्यूशन देगा रादर देन कोई अनहेल्दी पर्सन के, है ना। तो हेल्थ भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो एजुकेशन और हेल्थ, इसके साथ साथ जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इन्फॉर्मेशन और माइग्रेशन, इनसे क्या होता है, इनकम जनरेशन होती है, इससे जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इससे आपका नेशनल इनकम बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की प्रोडक्टिविटी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेबर प्रोडक्ट, मतलब कि ये है कि अगर आप एजुकेटेड पर्सन हो, हेल्दी पर्सन हो और उसमें भी आप एजुकेटेड पर्सन हो तो आप चीज़ों को जल्दी अडेप्ट करोगे। न्यू टेक्नोलॉजीज जितनी भी आएंगी उनको आप जल्दी अडेप्ट करोगे, आपके पास नॉलेज है ना, आप उस टाइम फ्रेम से गुजरे हो कि आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट्स एंड सोसाइटी का ट्रांजिशन पता है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में कुछ चीज़ चेंज हो रही है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट चेंज द सोसाइटी, है ना, और आप उस चीज़ को क्या कर जाओगे, एब्जॉर्ब कर जाओगे। तो एजुकेशन क्या प्रोवाइड करती है, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। जब आप चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, इस वजह से। तो अवेलेबिलिटी जो एजुकेटेड लेबर फोर्स की है उससे क्या होता है, नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होता है ना। तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा नई जनरेशन आ रही है, जितनी ज़्यादा नई वो लोग आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, देयर इज अ एविडेंस, क्या कोई प्रूफ है जिससे हम ये पता कर सके कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है क्या कर रही है, कॉज कर रही है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, क्या, मेजरमेंट की। आपको कैसे पता चले कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम है मेजरमेंट की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एजुकेशन में बात करूँ, अगर आपके घर में भी कोई एजुकेटेड पर्सन है तो आपका एजुकेटेड पर्सन कैसे जाना जाएगा कि ये बढ़िया एजुकेशन का है, तो वो कैसे जाना जाएगा कि भैया आपने कितनी साल पढ़ाई करी, आपने कौन सी डिग्रीज ले रखी है, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ द एजुकेशन, राइट। इसके साथ अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ तो कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आपके मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होती है, ठीक है, कितने टीचर पीपल रेशियो है, कितना इनरोलमेंट रेट्स हैं, तो ये आपकी चीज़ें हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारे देश में कैसी एजुकेशन है। लेकिन दिस इज़ नॉट द गुड मेजरमेंट और स्केल जिससे हम पता कर सकें कि एजुकेशन कैसी है। हेल्थ में भी हम लोग गलत गलत मेजर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं जितनी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टालिटी रेट्स उतनी ज़्यादा हेल्थ स्टेटस हमारा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यूजिंग द इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने ऊपर देखे एजुकेशन और हेल्थ में, इससे हमें लगता है कि भाई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन मेजरमेंट हमारे थोड़े से गलत देखने के लिए मिलते हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी अच्छी है ना, तो ये नहीं पता किया जा सकता ना। Human capital growth in developing country has been faster, but the growth of per capita real income has not been that fast. हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है लाइक इंडिया, चाइना, वहाँ पर आपको जो ग्रोथ है वो अच्छी मिलेगी। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी, लेकिन आपका पर कैपिटा इनकम की बात करूँ दैट विल बी वेरी लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। नाउ आपकी जो हायर इनकम होती है उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो होगी वो ग्रोथ ऑफ इनकम करेगी। वही है कि अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है आप ज़्यादा इनकम कर पाओगे, और ज़्यादा इनकम कर पाओगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडिया जो है उसने ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करना चाहिए, इस चीज़ को अपने दिमाग में कब लाए, बहुत पहले ही हम ले आए थे। और 7th 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने ये कह दिया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरली टू बी द की रोल इन एनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अगर हमें डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को किसी को भी अपनाना है तो ह्यूमन्स का होना, उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी स्किल्स का इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 7th 5 ईयर प्लान से हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हाँ भाई ट्रेन होना ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि भाई क्या कॉजेज हैं
और क्या इफ़ेक्ट हैं एजुकेशन एंड हेल्थ के। अगर हम बात करें इन सारे सेक्टर्स की तो आप देख सकते हो कि हमारे 1951 में पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी थी, 3,608, है ना, और यहाँ पे 2001 में 10,000 के आसपास आ गई। क्रूड डेथ रेट जो 25.1 थी वो आज 8.1 आ गई 2016 में, है ना। तो ये सारी चीज़ें 2001 के बाद। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे इतनी थी वो अब इतनी आ गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो एक टाइम पे 146 हुआ करती थी आज वो सिर्फ 33 है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि सोशल स्टेटस ऑफ द हेल्थ और एजुकेशन वो सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही है। तो ये सब वही शो कर रहे हैं क्योंकि आपके सारे नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करे हैं, है ना। ये शोइंग है ना किस चीज़ का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, कि हाँ भाई इंडिया के अंदर भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, ठीक है। नाउ टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज शोड दैट इंडिया जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत अच्छा कर रही है। एक बैंक थी उसका नाम है दुशे बैंक, तो ग्रोथ सेंटर है। इसने क्या किया, इंडिया को ये बोला, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया जो है वो 4th मेजर ग्रोथ सेंटर रहेगी वर्ल्ड की बाय 2020, है ना। तो उन्होंने और बोला कि हमारा जो एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन है वो ये सपोर्ट करता है कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के इकोनॉमीज़ में। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के इंक्रीज़ की, इज़ क्रूशियल टू अचीव इंक्रीज इन दी GDP। विद रेफरेंस टू इंडिया इट स्टेट्स बिटवीन 2005 टू 2020 हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 40% इंक्रीज होगा एबव 7 ईयर्स। तो ये चीज़ बोली गई है इसके अंदर, राइट, ठीक है, ये बोली गई है इसके अंदर। नाउ वर्ल्ड बैंक जो है वो अपनी रिपोर्ट में क्या बोलता है कि इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लिवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट तो ये आई जो उन्होंने दूसरे बैंक ने दी, जिसमें इन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो 4th मेजर इकोनॉमी रहेगा 2020 तक, मतलब अच्छे काम करेगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर बोला कि इंडिया और नॉलेज इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन करेगी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। स्टेट्स दैट इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू नॉलेज इकोनॉमी एंड इफ इट यूजेस इट्स नॉलेज, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर रिपोर्ट्स ने यही बोला है कि इंडिया जो है दैट इज एन इमर्जिंग की बात हो रही है कि इंडिया क्या है, ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि इंडिया जो है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेगा। अगर ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं। Now, then the per capita income of the India will increase from a little over $1,000 in 2002 to $3,000 in 2020। मतलब ये रिपोर्ट जो है वो ये कुछ ना कुछ डेटा लिख रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये भी बोला गया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इस ट्रांजिशन को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहेगी, है ना, सच एज अ क्रिटिकल मास ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। हमें पता है कि इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं, कितनी ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट है, और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। और डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो वी आर डेवलपिंग एंड वी आर फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज, बट वी हैव टू फोकस मोर, ठीक है। इंडिया को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज करने की जरूरत है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके ऊपर इंडिया को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर नॉट राइपनिंग आउट दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी हैव टू राइपन दिस फ्रूट, ठीक है, जो हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दो रिपोर्ट्स ने हमें यही बताया कि इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उसने इकोनॉमी को एक नई ट्रेजेक्टरी तक पहुंचा दिया है। नाउ अगर हम आगे की बात करें ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हेन वी लिंक्स द ह्यूमन कैपिटल टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो टर्म है ना वो एक दूसरे को दिख रहे हैं कि ये सिमिलर वर्ड्स है बट दे आर रियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और वहीं डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं किस चीज़ में, अब डेवलपमेंट में, ठीक है। तो वो है। Now, the two terms sounding similar, but there is a clear distinction. Human capital considers education and health as a means to increase the labor productivity. Human development is based on the idea कि भाई education and health बहुत ज़्यादा important है। ये देखो, human capital का मतलब होता है नॉलेज का होना, और उस नॉलेज से आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो इकोनॉमी के अंदर, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट,
उसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि आप एजुकेशन प्लस हेल्थ से उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, और इन अपॉर्चुनिटीज से आप क्या कर रहे हो? उनको चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे हो। ये सारी चीजें हैं। नाउ इन दिस व्यू कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन और हेल्थ में होगा वो इनप्रोडक्टिव हो जाएगा अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनके आउटपुट को इन्हांस नहीं करते हो। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ह्यूमन डेवलप बीइंग्स जो है वो एंड होते हैं अपने आप में, मतलब ये बोला जाता है दे आर मीन्स टू एंड। किसी चीज तक पहुंचने के लिए ह्यूमंस को क्या बनाया जाता है? एक जरिया बनाया जाता है ताकि हम यहाँ तक पहुंच जाए। एंड व्हाट इज दिस एंड? व्हाट इज दिस एंड? दैट इज दे आर एंड्स इन देमसेल्फ, अपने आप में ही वो पूरे हैं, वो अपने आप में ही पूरे हैं। एंड व्हाट इज दिस एंड? दीज आर द चॉइसेस एंड द अपॉर्चुनिटीज। दिस इज द डेवलपमेंट एरिया जिसके ऊपर हमें काम करना है ना। ह्यूमन वेलफेयर जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे? अगर हम एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करें, इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें क्या होने लगेगी? प्रॉब्लम होने लगेगी, और लेबर प्रोडक्टिविटी में भी दिक्कतें आने लगेंगी ना। अगर मैं बात करूं कि इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी की तरह काम करती है, यस इंडिया एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी, इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है मेनली वो बेंगलुरु वगैरह में है, तो ये वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उनका व्यू क्या है कि इंडिया जो है वो अपने आप को किस में ट्रांसफर कर ले? एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में। कैसे? बाय यूजिंग द आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि सबसे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज ईमेल। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी यहाँ पर फेनोमेना रखो। ई गवर्नेंस इज द बेस्ट थिंग, ई हेल्थ सिस्टम की बात करो वो भी एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इंडिया क्या कर रहा है? अपने आप को किस में चेंज कर रहा है? एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्री में चेंज कर रहा है। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? आईटी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग दैट, और अपने आप को हम किस में बदल रहे हैं? आईटी में बदल रहे हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो इंडिया में हो रहा है उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि हमें पता है कि हम ये एनालाइज करेंगे इस सेक्शन में कि इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है आर दैट इज ऑन अ पॉइंट और दैट इज ऑन अ लाइन और नॉट, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें पहले से पता है कि ह्यूमन कैपिटल क्यों बन रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको इस चैप्टर में बताया है, एजुकेशन से, हेल्थ से, जॉब एंड ट्रेनिंग से, माइग्रेशन से, इन्फॉर्मेशन से। ऑफ दीज एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एक क्या है, एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है, उसकी नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और उससे एक नीचे आपकी ग्रास रूट लेवल काम करती है। तो कैसे काम कर रहे हैं? सबसे ऊपर आपकी सबसे ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन आपकी जो है ग्रास रूट लेवल वाली गवर्नमेंट जिसमें हम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज बोलते हैं। तो ये तीनों क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगी दैट विल इंक्रीज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्या करेंगी? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करेंगी। ये जो ग्रास रूट लेवल है यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, जैसे कि पंचायत है, पंचायत इज वन ऑफ दैट जो कहाँ पर काम कर रही है? विलेजेस में काम कर रही है। आप ब्लॉक्स की बात करो, वार्ड्स की बात करो, एंड देन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करो। यहाँ पर क्या चल रहे हैं? आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस चल रही हैं, म्युनिसिपैलिटीज चल रही हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, विलेज पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी, ये तीनों चीज आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये सब कहाँ मिलेगा? आपको ग्रास रूट लेवल पे मिलेगा, जहाँ पे आपके जैसे कि हमें पता है कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये जो है वो 1991 में आया था। तो ये आपके क्या है? यहीं से आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने देखा कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने के लिए मिल रहा है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देख लो डीपीएसपी, वहां पर आपका जो आर्टिकल नंबर 45 है जो आपके एजुकेशन के बारे में बात करता है कि भाई एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो भी फ्री वे में मिलनी चाहिए। और उसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें बोला जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है और फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई ना। अब ये भी बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि हमें गवर्नमेंट को क्या करना है? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नाउ
आपके उसी के अकॉर्डिंग खर्चे जो है एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट करती रहती है, तीनों टीयर की गवर्नमेंट करती रहती है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होगा कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में, आपकी कंकरेंट लिस्ट में एग्जिस्ट करती है, पहले स्टेट लिस्ट में अब कंकरेंट लिस्ट, तो दोनों जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ अगर जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर में क्या है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की, भाई टाइमली जो है वो एक बंदा उधर इधर से उधर हो जाए, देन मतलब हॉस्पिटल्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, एम्बुलेंसेज होती हैं, देन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, वी हैव टू यूज़ द कंप्यूटर्स एंड दैट, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो कौन टेक केयर करता है इन सब चीज़ों की कि हमारे इंडिया में एजुकेशन एंड हेल्थ अच्छी है? कौन बताएगा कि सच में ये एग्जिस्ट अच्छी कर रही है या नहीं कर रही है? तो अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की इंडिया में, तो उससे पहले क्या कर रही थी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, आप देख सकते हो हेल्थ और एजुकेशन में। कैसे देख सकते हो? हेल्थ में आप कैसे देख सकते हो? निपुण, है ना, निपुण स्कीम चल रही है आपकी, इंद्रधनुष, मिड डे मील स्कीम चल रही है, इंद्रधनुष स्कीम है, इतनी सारी स्कीम्स जो है वो हेल्थ सेक्टर में। हम लोग पोषण अभियान है, पोषण 2018 का था, फिर 2021 में आया, ठीक है, 2.0 आया, उसमें सारी चीज़ें चल रही हैं। देन आपका मातृत्व अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन में लिटरेसी मिशंस चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कौन कर रहा है? वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। और हमें ये भी पता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ जो सर्विसेज हैं, भले ही वो प्राइवेट काम करे उसमें या पब्लिक काम करे, है ना, कोई भी काम करे, प्राइवेट काम करे या पब्लिक काम करे, उसके सोशल बेनिफिट्स हमें पूरी सोसाइटी में देखने के लिए मिलेंगे और उसका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो नेशनल लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। नाउ हमें पता है कि खर्चा जो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर होता है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या है वो? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और वो इजीली रिवर्स नहीं हो सकता। अगर अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें नहीं पता कि कितने सालों के बाद जो है वो उसके रिटर्न्स आएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन नहीं हो सकता, या जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है एंटर करने में, वहां पर जो है वो गवर्नमेंट की एंट्री होती है। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है? इंटरवीन कर रही है। उसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर एक चाइल्ड जो है वो एडमिट हो रहा है स्कूल के अंदर, हेल्थ केयर सेंटर्स में, जब ज़रूरत है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है वो एक क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। हमें उसको एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, हमें उसको हेल्थ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिविजुअल जो हैं वो क्या, कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, की भाई कैसी कॉस्ट है, कितनी क्वालिटी में ये कॉस्ट मिलेगी, कैसी क्वालिटी ऑफ द कॉस्ट है। तो कुछ आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम प्राइवेट की बात करें, हम पब्लिक की बात करें, वो क्या कर लेते हैं? स्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोनोपोली कर लेते हैं, है ना। तो वो चीज़ भी गलत है कि मोनोपोली स्टैब्लिश हो रही है और उसके बाद आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है इस सिचुएशन के अंदर वो ये इंश्योर करना है कि डेट द प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ दी सर्विसेज, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट ने स्टैंड किए हुए हैं, और करेक्ट प्राइसेस, जैसे कि गवर्नमेंट का से ये है कि हम जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही प्राइस पे करें, ठीक है। जो भी प्राइस है वो सही तरीके से यूज़ होना चाहिए, ठीक है, सही तरीके से आप उसको बताओगे, इसके साथ साथ सही मायने में हो, ठीक है। आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो वो सही होनी चाहिए, सही कॉस्ट पर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ, ये मिनिस्ट्री है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, यूनियन में, स्टेट लेवल्स में भी है, कुछ डिपार्टमेंट्स भी है, एनसीईआरटी भी है, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिसकी हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को देखती है। इसके बाद आपकी ऑल इंडिया काउंसिल एंड टेक्निकल एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन के और उनके जो एराउज होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनके बारे में रेगुलेशन करती है। तो ये हमारे क्या है? ये गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है और उनको क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। इसी तरीके से हेल्थ की जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्या है? हेल्थ की जो मिनिस्ट्रीज हैं यूनियन और स्टेट लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऐसे ही एग्रीकल्चर में होता है ईआरआई, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो क्या है? ये सारे क्या हैं? ये आपके मेडिकल पर काम करते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आपको भी पता है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेटा, इंडिया हैज़ ऑलरेडी सरपास चाइना इन द टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो पॉपुलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी की जो लाइन है उससे बहुत नीचे है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकती कि भाई हम उनको एजुकेशन दें, हम उनको जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो अपने आप को ही। तो यहाँ पर किसका इंटरवेंशन चाहिए? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड
themselves and education and health, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसलिए ही गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, भले वो एजुकेशन की सर्विसेज हों, भले वो हेल्थ की सर्विसेज हों। तो यूनियन और स्टेट लेवल पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम खर्चा कर रहे हैं, किसमें, एजुकेशन में भी कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि कितने सेक्टर्स जो है वो एजुकेशन में खर्चा कर रहे हैं, हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि भाई आप आर्टिकल 45 की बात करो, जिसके तहत गवर्नमेंट को जो है वो खर्चा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिया में मैं खर्चे की बात करूँ कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट दो तरीके से खर्चा करती है। एक तो ये खर्चा करती है कि आपने जितना खर्चा है उसका कितना परसेंटेज जो है वो एजुकेशन पे खर्चा कर रही है। दूसरा ये है कि अपनी जीडीपी का कितना खर्चा कर रही है। दो तरीके से हम खर्चा जो है वो एक्सपेंडिचर जो है हम मापते हैं इसमें। पहला क्या है कि आप अपने खर्चे का टोटल बजट का कितना बजट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हो, और दूसरा कि अपनी पूरी इंडिया का जो जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज जो है वो आप दे रहे हो। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये बताते हैं एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्चा हो रहा है। नाउ एजुकेशन एक्सपेंडिचर का परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये इंडिकेट करता है, अगर आपका सपोज मैं बात करूं कि अगर आपने ज़्यादा खर्चा था, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में दे दिया, तो आपका ये खर्चा ये दिखाता है कि स्कीम्स में एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। और अगर आप जीडीपी के हिसाब से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब आप एजुकेशन में डेवलपमेंट चाह रहे हो। तो अगर दोनों चीज़ अच्छी है कि जीडीपी के हिसाब से आप एजुकेशन में खर्चा करो और बजट के हिसाब से भी एजुकेशन में खर्चा करो, इसका मतलब आप ये शो कर रहे हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और उसी में आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो। तो वही यहाँ पर बात हो रही है। 1952-2002 के बीच में एजुकेशन का जो खर्चा है वो ये देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि बजट का कितना खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ने किया। तो 1952 में जो 7% 8% होता था, 2002 में वो 13% तक पहुंच गया था। और जीडीपी की अगर मैं बात करूं, जो 0.6% समथिंग होता था वो 4% पहुंच गया। कि जीडीपी का कितना परसेंट, 4% एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, और बजट का 13% जो है वो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। नाउ इस पीरियड में, पूरे पीरियड में अगर मैं बात करूं, तो एजुकेशन सेक्टर का जो खर्चा है उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है, बट दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, बजट भी हम लोग हर बार देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या इंक्लूड करने की ज़रूरत है, अगर इसमें प्राइवेट खर्चा भी इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही खर्चा देखते हैं, प्राइवेट भी कुछ ना कुछ खर्चा कर रही होगी, इन्वेस्टमेंट्स कर रही होगी, उस पर तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो वही है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो टोटल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होल्ड करती है। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें हम, स्कूल लेवल एजुकेशन है, ठीक है। तो ये मेजर शेयर जो है टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एंड द शेयर ऑफ द हायर टर्शियरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज द लीस्ट। ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्शियरी एजुकेशन, है ना। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे, मतलब पर स्टूडेंट की बात करूं तो आपके जो टर्शियरी कॉलेजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई कर रही है। मैंने बताया था ना कि आपके जो कॉलेजेस हैं अगर उसमें 20 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स को 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का जो है वो 5 रुपीज़ का खर्चा हो गया। तो वहाँ पर हेड बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर मैं स्कूल्स में बात करूँ जहाँ पर ऑलरेडी 100 बच्चे हैं, तो उनका जो है वो 1 रुपये पर हेड पड़ रहा है खर्चा। तो ये जो है वो दिखा रहा है कि आपके टर्शियरी लेवल पर आपको खर्चा करने की ज़रूरत है। नाउ हम लोगों को क्या चाहिए, हमें मोर टीचर्स चाहिए जिनको हमें ट्रेन करना होगा। इस वजह से एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज। नाउ अब हम बात करें पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर की, तो हम स्टेट्स के हिसाब से बात करें तो लक्षद्वीप में 3000 समथिंग जो है वो खर्चा होता है, और वहीं पर बिहार में बात करें तो ₹386 होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी सी इनएडिकेसी है खर्चा करने में, है ना। इफ वी कंपेयर इट विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमीशंस, मतलब हमने ये देखा है कि 40 साल से भी ज़्यादा एक एजुकेशन कमीशन था 1964-66 का, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट जीडीपी का 6% आपको करना चाहिए। हम लोग 4% ही कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड थिंग, है ना। उसके बाद 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसमें हमने बोला कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम सारे लोगों को देंगे, बच्चों को देंगे जो 6 to 14 ईयर्स की एज में होंगे, ठीक है। उसके बाद तापस माजुमदार कमेटी आती है और उन्होंने ये बोला कि 1998 में ये बोला गया कि 1.37 लाख करोड़ 10 सालों में जो है वो इंडिया का खर्चा किसके ऊपर होगा, चिल्ड्रंस एजुकेशन, इनके ऊपर होगा।
ना हो, अगर हम बात करें अभी की तो 4% खर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हम लोग का क्या कर रहे हैं, 4% खर्चा कर रहे हैं। और यूनियन बजट 2000 से लेके 2005 तक हम लोगों ने सेस कर दिया। सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब कि हमने टैक्स के ऊपर थोड़ा सा और टैक्स इंक्रीज कर दिया, और वो जो टैक्स एक्स्ट्रा लगाया था उसको हमने कहाँ पे खर्च कर दिया, एजुकेशन पे खर्च कर दिया। यही बात कही गई है। तो इंडिया में अगर मैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले हमें पता है कि लिटरेसी रेट कितनी अच्छी हो गई हम लोगों की, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन, यूथ लिटरेसी रेट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेल की कितनी है और अब कितनी हो गई है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 3% का ही आया है, यहाँ पर आपका 10 का आया है। अगर मैं मेल और इनकी लिटरेसी रेट की बात करूँ तो वो अच्छा आया है, ठीक है। तो वो है 7-8% ही इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है ना। अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्ट की बात करूँ तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, एक डिस्टेंट ड्रीम है। दो लिटरेसी रेट जो है वो दोनों के लिए, एडल्ट्स के लिए और यूथ के लिए, वो इंक्रीज हुई है, have increased. Still, the number of literates in India is much as India's पॉपुलेशन वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हमें पता है डीपीएसपी में हमने ये बोला था कि हम लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी 14 साल तक के बच्चों को विद इन 10 ईयर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसके। तो यहाँ पर हमने ये देखा ना। जेंडर इक्विटी की बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करें इंडिया में फीमेल और मेल की, कि मेल को कितनी एजुकेशन मिल रही है और फीमेल को कितनी एजुकेशन मिल रही है, तो आज वो तो जो गैप बना हुआ था मेल एंड फीमेल में, वो थोड़ा सा नैरो तो हुआ है, कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके जो डिपेंडेंस है वुमेन की, वो आज भी मेन के ऊपर है, ठीक है। भले ही हम फर्टिलिटी रेट की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, चाइल्ड केयर की बात करें, वो वुमेन के ऊपर ही आपका बर्डन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम हायर एजुकेशन की बात कर सकते हैं। हमारा जो एनएसएसओ का डेटा है, उन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इतनी ज़्यादा है 7.1%, एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल जो प्राइमरी पे हो रहा है वो 1.2%। मतलब हायर एजुकेशन पे भी हमें खर्चा करने की ज़रूरत है। और हमने ये भी देखा कि जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं वो आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे इंडिया में, कि हमारे पास इतनी एजुकेशन होने के बाद भी हम अनएम्प्लॉयड है। दैट इज अ मेजर इशू। यहाँ से आपका इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों है और कैसे है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हमने ऑलरेडी पता कर लिए हैं कि सोशल बेनिफिट्स क्या है, कि भाई सोशल स्टेटस मिलेगा, आपको एक अच्छा से मिलेगा सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक मनी मिलेगा, है ना, तो उससे आप फैमिली में कंट्रीब्यूशन करोगे, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में दोनों ही काम कर रही हैं किस चीज़ के लिए, इन दोनों सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। यूनियन भी काम कर रही है, स्टेट भी काम कर रही है। तो इंडिया के पास साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर तो बहुत अच्छी है। हमारे पास स्किल्ड लेबर भी है, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजीज भी हैं। डेवलपिंग नेशन है, अभी हम लोग अपना काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज पे और स्किल्ड लेबर पे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पे। लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी वो जो गैप था बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी, वो तो ऑलरेडी नैरो डाउन किया ही है। इसके साथ साथ हमने जो एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब में, ट्रेनिंग में, स्किल्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इतनी सारी चीज़ों में जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड करने का इंटरवेंशन रहा है, वो बहुत ज़्यादा माइलस्टोन चीज़ है। और उससे हमारे यहाँ पे इंडिया में कितनी सारी चीज़ें जो है अच्छी हुई। लिटरेसी रेट देख सकते हो, यूथ का वर्क देख सकते हो आप, सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन अभी भी उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उतना अच्छा अगर हम कंपैरिजन करें डेवलप नेशन के साथ, तो उतना बेटर आपको क्राइटेरिया नहीं मिलेगा जितना डेवलप नेशन में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो आज भी हम लोगों को फोकस करना है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ताकि वो मेंटेन्ड रहें और वो उसी एरा से चलें। एजुकेशन भी अच्छे से काम करे और हेल्थ भी अच्छे से। अगर दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होने वाला है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा तो नेशनल इनकम एंड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कुछ और टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यही चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।